जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी कौन तुझे यूं प्यार करेगा। तो मित्रों, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। अब आगे। अरमान, इनाया, अजय और श्वेता सब लोग डॉक्टर के सामने बैठे हुए थे और उनके कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे। देखिए अवस्थी जी, हम और आप सभी लोग उनकी कंडीशन से बहुत अच्छे से वाकिफ है। उन्हें कैंसर है जो कि अब फैल चुका है और कंडीशन खराब है। सबसे बड़ी बात, अभी की भी सारी रिपोर्ट्स मैंने देख ली है, डॉक्टर ने कहा। तो इनाया ने डॉक्टर की तरफ देखा और फिर अरमान का हाथ मजबूती से थाम लिया। देखिए सर, अब कुछ नहीं किया जा सकता, बस उनको तकलीफ कम हो इसके लिए हॉस्पिटल में रहने दीजिए, डॉक्टर बोले। तो इनाया का रोना एकदम से तेज हो गया। आरू बेटा, तुम इनाया को घर लेकर जाओ, वैसे भी थकी हुई है, आराम कर लेगी। यहाँ मैं और श्वेता है, अजय ने कहा। नहीं अंकल, मुझे नहीं जाना, मैं यहीं पर रहूंगी दादी माँ के पास, इनाया रोते हुए बोली। लेकिन बेटा, तुम परेशान हो जाओगी, अभी शादी के प्रोग्राम से वैसे ही थकी हुई हो, आराम करो, सुबह आ जाना, श्वेता ने उसे समझाना चाहा। नहीं माँ, मुझे यही रहने दीजिए ना, मुझे घर जाकर भी आराम नहीं मिलेगा, मुझे नानी माँ के पास ही रहना है, मैं उन्हें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। अरमान बोलो ना तुम कुछ। इनाया नहीं अरमान की तरफ एक उम्मीद से देखा तो अरमान ने गहरी सांस ली। रहने दीजिए मम्मी, कोई बात नहीं है, मैं घर जाकर इसके कपड़े वगैरह ले आता हूँ, चेंज कर लेगी, बाकी मन उसका घर में भी नहीं लगेगा, अरमान ने कहा। तो अभी उनको वार्ड में शिफ्ट करेंगे क्या? श्वेता बोली। नहीं, अब वार्ड में शिफ्ट करने की कंडीशन नहीं है, आईसीयू में ही रहेगी वह, और जैसे जैसे हमें सपोर्ट की जरूरत होगी वैसा हम सपोर्ट देते जाएंगे, बाकी वार्ड में नहीं रखा जा सकता उन्हें। आप लोग चाहे तो आप लोगों के हिसाब से एक रूम का इंतजाम हो जाएगा जहां आप लोग रह सकते हो। वैसे मेरा तो यही कहना है कि सबका यहां रुकने का कोई फायदा नहीं है, कोई भी एक रुक जाए, बाकी लोग आते जाते रहिए, डॉक्टर ने कहा और फिर उठकर बाकी के पेशेंट को देखने चले गए। मैं रुकूंगी यहाँ नानी माँ के पास, आप लोग प्लीज घर चले जाइए, इनाया ने मजबूती से कहा। लेकिन इनाया बेटा, श्वेता ने बोलना चाहा तो अजय ने उसे रोक दिया। तो वही अरमान का ध्यान अपने फोन पर था जिस पर लगातार अक्षिता का कॉल आ रहा था। फोन क्योंकि साइलेंट था तो किसी को रिंग सुनाई नहीं दे रही थी, पर वाइब्रेशन अरमान फील कर रहा था और साथ ही साथ अजय भी उसका बार बार फोन को देखना नोटिस कर रहा था। अच्छा बेटा, डॉक्टर साहब ने कहा है उस रूम में तुम रुक जाओ, अभी हम लोग घर जाते हैं, थोड़ी देर में आरू तुम्हारे लिए कपड़े और सब जरूरत का सामान ले आएगा, और आरू भी तुम्हारे साथ यहाँ रुकेगा, बाकी हमेशा तुम यहाँ नहीं रुकोगी, ठीक है? हम रोटेशन में रुकते रहेंगे जिससे तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल सकेगा। अभी तुम रुक जाओ, सुबह मैं आऊंगी और रुक जाऊंगी तब तुम घर चली जाना, श्वेता ने कहा। तो इनाया ने गर्दन हिला दी। सारी फॉर्मेलिटी हुई और रूम अलाउट हो गया। नानी माँ से मिलने की अभी परमिशन किसी को भी नहीं थी, वैसे भी वह इस समय बेहोश थी और मेडिकल सपोर्ट पर आईसीयू में थी। चलो हम लोग घर निकलते हैं, अजय ने कहा। तो अरमान का ध्यान अजय की बात पर गया क्योंकि वह अपने फोन में ही बिजी था। पापा मम्मी, आप लोग अपनी गाड़ी से निकल जाइए, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं आता हूँ, अरमान बोला और बिना अजय और श्वेता का जवाब सुने तुरंत वहां से निकल गया। अपनी गाड़ी में बैठते ही उसने अक्षिता को कॉल लगा दिया। हाँ अक्षिता बोलो, क्या प्रॉब्लम है? अरमान, तुम जब से फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, अगर इमरजेंसी नहीं होती तो मैं तुम्हें कॉल करती क्या, पर तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि मैं जीऊं या मरूं। पता नहीं तुम क्यों मेरी और रूही की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, जब हम तुम्हारी फैमिली है फिर क्यों तुम इस तरीके से करते हो, अक्षिता ने कहा। तो अरमान ने गहरी सांस ली। प्रॉब्लम क्या है अक्षिता, वह बताओ प्लीज, अरमान इरिटेट हो गया। प्रॉब्लम यह है कि पिछले एक हफ्ते से तुमने ना ही तो बात की है ना ही मिलने आए, ऐसा कैसे चलेगा? मैं कह रही हूँ अरमान, किसी दिन मैं रूही को लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगी, फिर मैं मत कहना मुझसे कि मैंने ऐसा क्यों किया, अक्षिता नाराजगी से बोली। कम ऑन अक्षिता, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है, काम में बिजी था इसलिए नहीं आ पाया, आता हूँ मैं जल्दी मिलने के लिए, अरमान ने कहा। आता नहीं हूँ, अभी के अभी आओ, तुमको पता है कि रूही की तबीयत खराब हो गई है, उसको लूज मोशन हो रहे हैं और साथ ही साथ वायरल भी हो गया है, परेशान कर रही है मुझे, मैं दिखने भी नहीं जा पा रही हूँ, वह पूरे टाइम पापा पापा बोलती हैं। कैसे पापा हो तुम, तुम्हें अपनी बेटी की जरा भी फिक्र नहीं है? अक्षिता अब नाराज होने के साथ साथ दुखी हो गई। अभी आता हूँ मैं,
तुम तैयार रहो, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं, अरमान ने कहा और कॉल कट करके अक्षिता की फ्लैट की तरफ गाड़ी मोड़ दी। वही अजय और श्वेता घर पहुंचे। श्वेता आराम करने चली गई, वैसे भी थक गई थी वो। घर में से बाकी के मेहमान भी जा चुके थे तो वही अरमान हॉल में बैठ गया। आरोही ने उसे लाकर कॉफी दी और फिर श्वेता के बारे में पूछा। वह सोने चली गई है, शायद थक गई है। बेटा तुम भी आराम करो, सब थके हुए हैं, परेशान है, और जब उठेगी तब दे देना उसे चाय कॉफी। अजय ने कहा, आप भी अभी आराम कीजिए पापा, मुझे तो भी ड्यूटी जाना होगा। आरोही ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम से जाओ। बाकी आरू और इनी नहीं आए? आरोही ने उन्हें न देख सवाल किया। इनाया तो हॉस्पिटल में ही रुकी है, वह सुबह घर आएगी जब तुम्हारी मम्मी वहां जाएंगी। बाकी आरू को कोई काम आ गया था इसलिए वह चला गया। अजय ने कहा तो आरोही ने गहरी सांस ली और उठ खड़ी हुई। ठीक है पापा, कुछ और चीज की जरूरत हो तो बता दीजिए। उद्धरण चिन्ह। नहीं बेटा, मुझे जरूरत नहीं है, अजय ने कहा तो आरोही अपनी ड्यूटी जाने के लिए रेडी होकर बाहर आए। बेटा तुमसे कुछ बात करनी थी, अजय ने उसे रोकते हुए कहा। जी पापा कहिए ना, आरोही बोली। वह आरू, तुम्हें ऐसा लगता है कि आरू कुछ छुपा रहा है? कोई ऐसी बात जो हम नहीं जानते? पापा आपको अचानक से ऐसा क्यों लगा? और वह भला क्यों कुछ छिपाएगा? आरोही बोली। नहीं बस यूं ही, शायद मेरी कोई गलतफहमी रही होगी। अच्छा तुम जाओ, टेंशन मत लो और अपना ख्याल रखना, अजय ने कहा तो आरोही मुस्कुराए और जाने को मुड़ी कि तभी अजय की बात फिर से उसके कानों में पड़ी। वैसे राज देशमुख अच्छा लड़का है और उसके फादर भी, अजय ने कहा तो आरोही ने मुड़कर उनकी तरफ देखा। अजय मुस्कुरा उठा। उसे और थोड़ा जानना और समझाना चाहूंगा मैं, तो उसे बोल देना कि जब भी समय मिले मुझसे मिलने के लिए आए, अजय ने कहा तो आरोही मुस्कुराए और बाहर निकल गईं। सनाया ने जो किया वह गलत था और इसका मतलब यह नहीं कि मैं हर रिश्ते और हर प्रेम विवाह के खिलाफ हूं। अगर प्रेम विवाह परिवार की सहमति से और सही इंसान को देखकर किया जाए तो माता पिता भी क्यों ही ऑब्जेक्शन उठाएंगे। पर सनाया ने ना ही तो सही लड़का चुना था और ना ही घर परिवार। और सबसे बड़ी बात, उसका तरीका गलत है। जो बात हमारे संस्कारों में नहीं है उसे कैसे एक्सेप्ट किया जाए? विवाह करके किसी के साथ रहना आपके रिश्ते को सामाजिक मान्यता दिलाता है, और बिना विवाह के लिव इन में रहना आपके लिए भी गलत साबित होता है और आपकी आने वाली संतान के लिए भी। आप अपने रिश्ते को भी नाजायज नाम देते हो और आपकी आने वाली संतान भी नाजायज कहलाती है। और यह बात सनाया ने नहीं समझी, शायद इसी वजह से मेरे और उसके रिश्ते बिगड़े। और यही कारण है कि आज आरोही भी राज के बारे में मुझसे कहने से कतरा रही है। पर बाप हूं, उसकी आंखें देखकर समझ में आता है मुझे कि दोनों का रिश्ता क्या है, अजय ने खुद से ही कहा और घड़ी देखी। लगभग 1 घंटा बीत गया था पर अरमान अब तक घर नहीं आया था। ये लड़का भी न जाने कहाँ चला गया। इस समय घर आना चाहिए था। इनाया के हिसाब से खाना और कपड़े लेकर हॉस्पिटल जाना चाहिए था। आज ही शादी हुई है और वह लड़की वहां हॉस्पिटल है, और इन जनाब का कुछ अता पता ही नहीं है। उसके साथ होना चाहिए था। शादी हो चुकी है, दोनों की एक दूसरे की जिम्मेदारी समझना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। पता नहीं इनाया कुछ गलत ना सोचने लगे, अजय ने कहा और अरमान को कॉल लगाया पर उसका फोन अनरीचेबल आ रहा था। अजय को थकान हो गई थी तो वह भी रूम में चले गए और कब नींद लगी पता नहीं चला। वहां अरमान अक्षिता को लेकर डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने रूही को एडमिट कर लिया, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो रही थी। और इन सब के बीच में अरमान को इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि उसे घर जाना है। घर जाकर इनाया के लिए कपड़े वगैरह लेकर फिर हॉस्पिटल जाना है। रूही के कारण वह बेहद परेशान हो गया था। वैसे ही भी उसे देखते ही रूही रोते हुए उससे लिपट गई थी और उसके बाद उसका हाथ नहीं छोड़ रही थी और उसे जाने नहीं दे रही थी। उसने अपना फोन देखा तो बैटरी डेड हो गई थी। अक्षिता, तुम चार्जर लेकर आए हो? अरमान ने कहा। क्यों लेकर आऊंगी मैं चार्जर? मुझे थोड़ी ना पता था कि एडमिट होने वाली बात आएगी, अक्षिता ने हल्की नाराजगी से कहा। अच्छा तुम तो नाराज मत हो, कहा ना थोड़ा बिजी था, अरमान ने कहा। हाँ तो बिजी थे, उसी का नतीजा है, देखो रूही को एडमिट करना पड़ रहा है। अगर जल्दी आ गए होते, हमने जल्दी दिखा लिया होता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, अक्षिता ने दुखी होकर कहा। पर तुम खुद भी तो दिखाने जा सकती थी, तुम पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो। अक्षिता, मेरे ऊपर डिपेंड रहने का क्या ही मतलब है, अरमान ने कहा। हाँ मैं पढ़ी लिखी समझदार लड़की हूं पर मैं यहाँ कभी नहीं रही हूँ। तुम जानते हो मेरे पेरेंट्स सिडनी में हैं और सिडनी से तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो रूही के साथ।
तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है इस कंट्री में मेरा ख्याल रखना, कि मैं यहाँ कुछ नहीं जानती कुछ नहीं समझती। पहले तुमने मुझे शिमला रखा और अब तुम मुझे यहाँ भोपाल ले आए हो। मुझे नहीं समझ आता अरमान, मैं चीजों को कैसे मैनेज करूं। उस पर भी आजकल अजीब सी हालत हो गई है। ना जाने क्यों अजीब से सपने आते रहते हैं। कभी कुछ दिखाई देता है कभी कुछ दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे कोई मूवी चल रही हो आंखों के सामने। कुछ अनजाने चेहरे दिखाई देते हैं और एक भयानक सा एक्सीडेंट भी। अक्षिता ने कहा तो अरमान ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें कुछ याद आता है अक्षिता? समझ में नहीं आता अरमान कुछ भी। ऐसा लगता है जैसे कि फिल्म चल रही है पर कुछ समझ नहीं आता और इस वजह से मुझे भी सिर दर्द हो जाता है। मैं क्या ही बोलूं, तुम्हारे पास तो समय ही नहीं है मेरे लिए। हम लोगों को समझना नहीं था तो क्यों लेकर आए हमें? छोड़ देते ना हम लोगों को वही मरने के लिए। अक्षिता दुखी होकर बोली। अरमान ने उसके सिर पर हाथ रखा। नहीं छोड़ सकता था तुम्हें मरने के लिए, किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता था। तुम अभी नहीं समझती अक्षिता, पर जब तुम समझोगी तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं कितना मजबूर हूं। अरमान ने खुद से ही कहा और अक्षिता की तरफ देखा जो उसके कंधे से टिक गई थी। रूही थोड़ी देर में गहरी नींद में चली गई और अरमान ने देखा कि वही बेंच पर बैठी अक्षिता भी उसके कंधे से टिकी हुई सो गई है। अरमान ने गहरी सांस ली और रूही को देखा। तभी उसे ख्याल आया कि इनाया हॉस्पिटल में होगी। उसने अपना हाथ देखा जो कि अक्षिता कसकर पकड़े हुए है और उसका दूसरा हाथ रूही ने थाम रखा है। उसने अपना फोन निकालकर देखा तो बैटरी डेड थी। हे भोलेनाथ, क्यों ऐसी परिस्थितियों में फंसा देते हो? इन लोगों को छोड़कर जा नहीं सकता। अगर इन लोगों को छोड़कर गया तो यहाँ गलत साबित हो जाऊंगा और वहाँ इनाया मेरे इंतजार में बैठी होगी। आज ही हम दोनों की शादी हुई है, वह दुखी है परेशान है और मैं उसके पास नहीं जा पा रहा हूँ। पता नहीं क्या होगा, बस अब सब जल्दी सही हो जाए, अरमान ने कहा और गहरी सांस ली। तभी रूही नींद में फिर से रोने लगी तो अरमान ने वापस से उस पर ध्यान लगा लिया। उसे सुलाते सुलाते कब वह खुद गहरी नींद में चला गया उसे पता ही नहीं चला। उधर इनाया हॉस्पिटल रूम बैठी हुई थी। मन दुखी था और बार बार वह आईसीयू के बाहर चक्कर लगाती और उस छोटे से कांच से अंदर झांकने की कोशिश करती जहां नानी माँ बेहोश थी। अभी ऑक्सीजन लगी हुई थी और ड्रिप उनको चढ़ रही थी। साइड में लगी मशीन पर उनकी हार्ट रेट, पल्स, बीपी सब मॉनिटर हो रहा था। सभी लोग इनाया को हैरानी से देख रहे थे क्योंकि दुल्हन के जोड़े में सजी, हाथों में मेहंदी लगाए और कलाइयों में भरी भरी चूड़ियां पहने वह अस्पताल में घूमती हुई हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही थी। इस बात को बहुत अच्छे से समझ रही थी। उसने अपना फोन निकला तो देखा कि रात के 12 बज गए हैं। अरमान को आ जाना चाहिए था अब तक, कम से काम में कपड़े बदल लेती। यहाँ सब मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मैं दूसरे ग्रह से आई हुई प्राणी हूँ। और फिर यह हैवी ड्रेस कंफर्टेबल भी तो नहीं है और नानी माँ के पास ही जाने नहीं मिल रहा है, इनाया ने खुद से ही कहा और वापस से आकर रूम में बैठ गई। फोन उठाकर अरमान को कॉल लगाया पर फोन अनरीचेबल रहा। दिल किया कि अजय और श्वेता को फोन लगाए पर यह सोचकर नहीं लगाया कि वह लोग सो गए होंगे। अरमान का इंतजार करते करते कब उसकी नींद लग गई उसे भी पता नहीं चला। उधर अजय के घर में सुबह अजय और श्वेता उठे तो देखा अरमान अभी घर में नहीं है। क्या आरू रात में घर नहीं आया? वह हॉस्पिटल गया भी था कि नहीं गया था? अजय ने कहा, हो सकता है हमारे सोने के बाद आया हो। आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? चलिए मैं रेडी हो जाती हूँ, 15 मिनट में हम लोग चलते हैं। इनाया के लिए नाश्ता भी लेकर चलेंगे, श्वेता ने कहा और सर्वेंट को नाश्ता बनाने का कहा और खुद रेडी होने लगी। अजय का मन पता नहीं क्यों कुछ बेचैन सा था। उन्हें न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि अरमान शायद ना ही घर आया है और ना ही हॉस्पिटल है। हे भगवान, जो मैं सोच रहा हूँ वह सही ना हो। ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो गलत है। मुझे पहले भी अरमान कुछ गलत लगा था पर इस बीच उसने सब कुछ नॉर्मल तरीके से किया। शादी हुई, सब कुछ हुआ, पर कल फिर से उसका हॉस्पिटल में न रुकना, ना ही हम लोगों के साथ घर आना कुछ अजीब सा लग रहा है, अजय ने कहा। तब तक श्वेता रेडी होकर आ गई और दोनों ने इनाया के हिसाब से नाश्ता लेकर अस्पताल के लिए निकल गए। तो मित्रों, अगला भाग जल्दी ही तो सुनते रहिए।